बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने डाटा कम्युनिकेशन के शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और अब तक हमने लेक्चर नंबर 9 से लेकर लेक्चर नंबर 14 तक अपलोड कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर है और वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, हम बराह रास्त चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको टाइमली देख सके। टॉपिक नंबर 205 से हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 15 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमने आपको अगर याद हो तो हमने पीछे जितने भी टॉपिक्स देखे हैं उनके अंदर हमने वायर्ड नेटवर्क को डिस्कस किया था, लेकिन चैप्टर नंबर 15 के अंदर अब हमने क्या करना है, वायरलेस नेटवर्क्स को डिस्कस करना है। वायरलेस क्या होता है, वायर्ड क्या होता है, ये नाम से ही आपको पता चल गया है और आप इन टर्म्स से पहले भी से वाकिफ़ हैं। ये टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं होंगी। वायर्ड के अंदर क्या होता है, हमारा नेटवर्क कनेक्ट होता है वायर के साथ, और वायरलेस के अंदर हमारा जो कनेक्ट होता है ये वायर के साथ कनेक्ट नहीं होता। इसके अंदर जो हमारा शेयर्ड मीडियम होता है वो एयर होता है। अच्छा, इसकी हम देख लेते हैं नीचे प्रॉपर क्या लिखा हुआ है जी। वायरलेस कनेक्शन इज़ अ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। द डिमांड ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज़ इंक्रीजिंग एवरीवेयर। वायरलेस लैन कैन बी फाउंड ऑन कॉलेज कैंपसेस, इन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड इन अ मे पब्लिक एरियाज़। कहते हैं जी वायरलेस कनेक्शन क्या हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके बाद कह रहे हैं जी इसकी डिमांड, ऐसी डिवाइसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल जो केबल के बगैर यूज़ हो सकें, कनेक्ट हो सकें इंटरनेट के साथ, किसी भी नेटवर्क के साथ। उसके बाद उसके आर्किटेक्चरल कंपैरिजन आ गया। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन किन चीज़ों के बीच होता है, ये होगा वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क्स के दरमियान। तो अगर हम देखें एक वायर्ड नेटवर्क और एक वायरलेस नेटवर्क, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर हमने कंपैरिजन करना। सबसे पहले आ जाता है हमारा मीडियम के अंदर हम देखें, मीडियम हमारा इन द केस ऑफ वायर्ड नेटवर्क वी नीड केबल्स टू कनेक्ट आवर नोड्स। डाटा शेयर करने के लिए हमें जिस चीज़ की, जिस मीडियम की ज़रूरत होती है वो हमारी होती है वायर्स। अब वो वायर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो वायर ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स भी हो सकते हैं, यूटीपी केबल्स भी हो सकती हैं। वाइल ऑन द वायरलेस नेटवर्क वी डोंट नीड एनी केबल। ठीक है, वायरलेस के अंदर हमारा जो शेयर्ड मीडियम होता है वो जस्ट एयर होता है, और एयर के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। उसके बाद होस्ट आ जाती हैं हमारी दूसरी। एज वी नो इन वायर्ड नेटवर्क अवर नोड्स और होस्ट आर कनेक्टेड विद स्विच थ्रू अ वायर। स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं और वो स्विच और उनके दरमियान जो लिंक होता है वो एक फ़िज़िकल लिंक होता है, एक वायर उनके दरमियान होती है। सो वी कैंट मूव ईजिली आवर नोड्स और होस्ट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उनको मूवमेंट देना, अपने होस्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सिस्टम। इसके लिए हमारे पास जो एड्रेसेस हैं उनके वो भी चेंज हो जाते हैं। वाइल इन द केस ऑफ वायरलेस वी कैन ईजिली मूव नोड्स। वायरलेस के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम अपने होस्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सकते हैं। उसके बाद आइसोलेटेड लैंड्स आ जाते हैं। आइसोलेटेड लैन के लिए नीचे हम चलेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद कनेक्शन टू अदर नेटवर्क्स का भी नीचे डायग्राम्स को देखेंगे हम। आइसोलेटेड लैंड्स के अंदर आपने ये देखना है कि एक आइसोलेटेड लैन है, मतलब वायर्ड नेटवर्क है, और दूसरा एडहॉक नेटवर्क है जो वायरलेस नेटवर्क है। इनके दरमियान देखें स्विच है एक, और ये स्विच के साथ वायर के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे स्विच नहीं है। ये विदाउट वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करना होता, ये सेंट्रल स्विच के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वहाँ से फिर अपने मुतलका होस्ट के साथ अपना डाटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। आपस में डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन इनके दरमियान नहीं होती वायर नेटवर्क के दरमियान। उसके बाद कनेक्शन ऑफ वायर्ड नेटवर्क और लैन टू अदर नेटवर्क्स। किसी दूसरे नेटवर्क के साथ अगर हमने किसी वायर्ड और वायरलेस लैन को कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सेम एज इट स्विच होगा, हमारे पास सारे नोड्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे। वो स्विच एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होगा, वो हब अब फिर दूसरे वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क हमारा क्या होगा, एक एक्सेस पॉइंट होगा सेंटर में स्विच की जगह पे। अब एक्सेस पॉइंट क्या होगा, वायर के साथ कनेक्ट होगा एक सेंट्रल हब के साथ, या कह लेंगे किसी गेटवे के साथ, और वो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होगा।
और हमारे जितने भी नोड्स होंगे ये एक्सेस पॉइंट के साथ फिज़िकली कनेक्टेड नहीं होंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करना था मूविंग बिटवीन इन्वायरमेंट्स। मूविंग बिटवीन इन्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि हमने वायर्ड से वायरलेस नेटवर्क में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो कह रहा है जी जस्ट बाय डूइंग टू थिंग्स वी कैन मूव आवर वायर्ड नेटवर्क इनटू वायरलेस। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जी? रिमूव लिंक लेयर स्विच एंड रिप्लेस इट विद वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हमने क्या करना है, लिंक लेयर स्विच को रिमूव करना है और उसको एक्सेस पॉइंट के साथ रिप्लेस करना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है, आपको पता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है हर नोड के पास, यहाँ कह लें कि इथरनेट के अंदर जो भी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हमने रिमूव करना होता है और उसकी जगह पे हमने रिप्लेस क्या करना होता है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा, उसके बाद नोट लिखा हुआ जी वायरलेस लैन एग्जिस्ट बॉटम टू लेयर्स, लेयर 1 एंड लेयर 2। वायरलेस जो लैन होता है वो OSI मॉडल की जो सबसे पहली और दूसरी लेयर होती है, जो सबसे नीचे होती हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टॉपिक नंबर 205 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद टॉपिक नंबर 206 हम डिस्कस करने लगे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन के अंदर क्या आ जाता है जी, सेवरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन ईदर डू नॉट अप्लाई टू वायर्ड लैन्स और द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज निग्लिजिबल एंड कैन बी इग्नोर्ड। सबसे पहले आ जाती है अटेनुएशन। अटेनुएशन इज़ अ लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल और कनेक्शंस। नेटवर्किंग केबल और कनेक्शन के दरमियान हमारी क्या होती है, जो सिग्नल्स की ड्रॉपिंग होती है, जो क्या लेकिन जो सिग्नल हमारे लॉस होते हैं उसको हम कहते हैं अटेनुएशंस। दिस टिपिकली इज मेजर्ड इन डेसिबल्स और वोल्टेज एंड कैन अकर ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, इसको हम डेसिबल या वोल्टेज में मेजर करते हैं। इट मे कॉज सिग्नल टू बिकम डिस्ट्रॉयड और इनडिस्क्रिमिनेबल। An example of this is a Wi-Fi signal and strength getting noticeable weaker and further that your device is from the router. अटेनुएशन के अंदर मैं आपको जस्ट इतना बता दूं, सिंपल आपने ये याद रखना है कि हमारा जो सिग्नल जब ट्रेवल करते हैं शेयर मीडियम, किसी भी शेयर मीडियम में, चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये एक करैक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं अटेनुएशन। उसके बाद दूसरी आ जाती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का आपको पता है इंटरफेरेंस क्या होता है, बिकॉज द एयर इज़ अ शेयर्ड बाय ऑल ट्रांसमीटर्स। हर ट्रांसमीटर का जो शेयर्ड मीडियम होता है, यहाँ पे वो क्या होता है, हवा होती है, एयर होता है। ट्रांसमिशन बाय एनी डिवाइस दैट द सेम फ्रीक्वेंसी। अब हर वो ट्रांसमिशन जो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी एज एन एक्सेस पॉइंट्स रेडियो कैन कॉजेज इंटरफेरेंस। जो सेम फ्रीक्वेंसी की जो भी ट्रांसमिशन होगी वो सब उन नोड्स तक पहुंच जाएगी जो अपनी उस फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन को रिसीव कर रहे होंगे। तो ये एक इंटरफेरेंस आ जाती है। उसके बाद मल्टीपाथ प्रोपिगेशन आ जाती है। मल्टीपाथ प्रोपिगेशन के अंदर क्या होता है, इन द केस ऑफ मल्टीपाथ प्रोपिगेशन द एक्चुअल सिग्नल्स दैट यू वांट टू रिसीव यू हैव टू रिसीव। वो एक्चुअल डाटा जो आप रिसीव करना चाह रहे हैं वो आपके पास आ तो जाता है, लेकिन क्या होता है, बट यू आल्सो रिसीव सम मल्टीपल अदर वेरिएंट्स ऑफ सेम सिग्नल्स। लेकिन उसी सिग्नल्स के कुछ और पैकेट्स कह लें, कुछ और वेरिएंट्स कह लें, वो भी आपके पास रिसीव हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, एक्चुअली ओरिजिनल सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम वॉल्स और एनी अदर थिंग्स दैट क्रिएट्स अ नॉइस। उसकी वजह यह है कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ज़मीन के साथ टकरा कर, हवा में किसी मीडियम के साथ टकरा कर वो रिफ़्लेक्ट होते हैं। जब वो रिफ़्लेक्ट होते हैं तो उनकी मल्टीपल वेरिएंट्स क्रिएट हो जाते हैं। उनकी कह लें कि जिस तरह आईने के सामने बंदा खड़ा होता है तो उसका सामने एक अक्स पैदा हो जाता है, इसी तरह फिर उसकी रिफ्लेक्शन पैदा हो जाती है जो कि नॉइस क्रिएट करती है। दिस नॉइस इज़ कॉल्ड मल्टीपाथ प्रोपिगेशन। अब ये जो नॉइस पैदा होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीपाथ प्रोपिगेशन। मल्टीपाथ प्रोपिगेशन के बाद हमारी अगली जो करैक्टरिस्टिक है वो आ जाती है एरर। एरर के बारे में आप सब पहले पढ़ चुके हैं। फिज़िकल वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे मिड से पहले वाले के अंदर, तो वहाँ पे भी एरर का आया हुआ था। और एरर के अंदर आपको जस्ट ये चीज़ याद रखनी है, डाटा लिंक लेयर के अंदर जो हमने एरर पढ़ा था ये एरर भी उसी के सिमिलर है। एरर के अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद टॉपिक नंबर 207 है एक्सेस कंट्रोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन अ वायरलेस लैन इज़ हाउ वायरलेस होस्ट्स कैन गेट एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम, यानी कि एयर के साथ किस तरह ये
एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आपको याद होगा आपने CSMA CD और CSMA CA के बारे में पढ़ा था। तो ये वो वाली टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ नहीं होगी। तो कहते हैं जी CSMA CD डस नॉट वर्क इन वायरलेस लैंस फॉर 3 रीजन्स, यानी कि 3 रीजन्स ऐसी हैं जिनकी वजह से CSMA CD इसके अंदर काम नहीं करेगा। अब ये वाला जो ऊपर वाला जो लाइन थी इसके अंदर ये कह रहे हैं कि वायरलेस होस्ट कैन गेट एक्सेस टू द शेयर मीडियम, यानी कि ये शेयर मीडियम के अंदर एक्सेस किस तरह हासिल कर सकता है, जबकि ये तो CSMA CD और CSMA CA को भी यूज़ नहीं करता, इसके बावजूद ये किस तरह एक्सेस हासिल कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि CSMA CD और CSMA CA क्यों वर्क नहीं करता इसके अंदर। उसकी 3 रीजंस है। वायरलेस, पहली है जी वायरलेस होस्ट डोंट हैव पावर टू सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, यानी कि वायरलेस जो होस्ट होते हैं हमारे उनके अंदर ये पावर नहीं होती कि वो वायर से एयर में एक सेम टाइम में डाटा सेंड भी कर सकें और डाटा रिसीव भी कर सकें। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है जी द हिडन स्टेशन प्रॉब्लम प्रिवेंट कोलिजन डिटेक्शन। हिडन प्रॉब्लम स्टेशन होते हैं ये एक हमारी प्रॉब्लम होती है। ये हिडन स्टेशन प्रॉब्लम क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे स्लाइड मैंने ऐड की हुई है, ये हम नीचे डायग्राम है, देखें यहाँ पे रेंज ऑफ B है यहाँ तक और ये यहाँ तक, और रेंज C है, और ये रेंज ऑफ B जो है ना ये C को एक्सेस नहीं करती, और इसी तरह रेंज ऑफ C जो है ये B को एक्सेस नहीं करती। ए इनके दरमियान कॉमन मीडियम है, कॉमन होस्ट है। अब बी जो है वो ए से हिडन है और सी जो है बी जो है वो सी से हिडन है और सी जो है वो ए से हिडन है, यानी कि वो दो नोड्स जो आपस में, यानी कह लें कि सिंपल वर्डिंग की कह लें कि दो नोड्स जो एक दूसरे की रेंज से आउट ऑफ रेंज हो एक दूसरे की, वो हमारी हिडन स्टेशन होते हैं, वो हमारी हिडन स्टेशन होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी है डायग्राम ए और बी, एक ए और ए बी के साथ कर सकता है और ए सी के साथ कर सकता है, लेकिन बी और सी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रेंज से बाहर हैं। उसके बाद तीसरी है द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन कैन बी लार्ज। अब वायरलेस कनेक्शन के अंदर या कह लें कि वायरलेस नेटवर्क के अंदर हमारा जो डिस्टेंस होता है स्टेशंस के दरमियान वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी हमारी CSMA CD यहाँ पे वर्क नहीं करती। उसके बाद टॉपिक नंबर 208 है IEEE 802.1 प्रोजेक्ट। ये क्या चीज़ थी? IEEE हैज़ डिफाइंड द स्पेसिफिकेशंस फॉर अ वायरलेस लैन। ये एक नेटवर्क था, ये कह लें कि एक प्रोजेक्ट था जो जिसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, वायरलेस लैंस के लिए थी, कॉल्ड IEEE 802.11 विच कवर्स द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर्स। ये क्या थे? जो ये IEEE 802.11 जो प्रोटोकॉल था, जो कह लें कि ये एक प्रोजेक्ट था, इसके अंदर क्या होता था, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर्स को ये कवर करता था। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड वायरलेस ईथरनेट। सम टाइम इसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस ईथरनेट भी बोलते हैं। द टर्म वाईफाई अब किसकी शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म फॉर वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, वाईफाई के बारे में अगर आपको पूछ ले क्या इसकी, तो आपने बताना है जी इसकी जो फुल फॉर्म है वो वायरलेस फिडेलिटी है, एज अ सिनोनिम फॉर वायरलेस लैन। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर आ जाता है इसका। आर्किटेक्चर के अंदर क्या चीज़ें हैं? द स्टैंडर्ड डिफाइन 2 काइंड्स ऑफ सर्विसेज। 2 टाइप की सर्विसेज हमें फ्राहम करता है ईथरनेट, वायरलेस ईथरनेट। वो कौन कौन सी है? द बेसिक सर्विस सेट BSS एंड द एक्सटेंड सर्विस सेट ESS। दोनों देखते हैं हम, दोनों क्या हैं? BSS यानी कि बेसिक सर्विस सेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और दूसरा एडहॉक BSS होता है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप डायग्राम को देखें ज़रा गौर से। तो एक्सेस पॉइंट होता है सेंटर में हमारा। एक्सेस पॉइंट क्या करता है? इन जितने भी नोड्स होते हैं हमारे, उनके दरमियान उनको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एक्सेस पॉइंट वो किसी दूसरी BSS इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपस में ही कनेक्शन रख सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड सर्विसेज सेट ESS के अंदर क्या होता है? हमारा डिफरेंट BSS आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट था, तो इसके अंदर डिफरेंट एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं? जब हमारे थ्रू वायर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ या और किसी गेटवे और सर्वर के साथ, और उनके साथ फर्दर आगे फिर BSS सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, BSS सिस्टम्स होते हैं, तो ये हमारा बन जाता है ESS यानी कि एक्सटेंड सर्विस सेट।
उसके बाद इसके अंदर 3 टाइप्स की स्टेशंस आ जाते हैं, नॉन ट्रांजिशन मोबिलिटी, BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी, ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी। तो ये थ्री आपने जस्ट नाम, इनके नेम याद रख लेने हैं। इनकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके काम क्या क्या हैं तीनों के। तो जो नॉन ट्रेडिशनल मोबिलिटी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी स्टेशंस। मतलब ये कि अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप पहले ये चीज़ याद रख लें कि हमारे पास जो इसकी जो टाइप्स होती हैं बेसिकली 2 होती हैं, एक मोबाइल और दूसरी स्टेशनरी। ठीक है, मोबाइल और स्टेशनरी में क्या होता है फ़र्क देखें। ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स कह लें, इनको ये कह लें कि हमारे जो नोड्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये मोबाइल्स हैं, यानी कि इनको हम इजीली मूव कर सकते हैं। और ये हमारे जो हैं एक्सेस पॉइंट्स कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह लें या सर्वर कह लें, ये हमारे स्टेशनरी होते हैं। तो ये 2 टाइप्स की स्टेशन हमारे पास हो जाते हैं, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल। अब ये जो नो ट्रांजिशन मोबिलिटी होती है, ये हमारा जितने भी स्टेशनरी स्टेशंस होते हैं ये उनके ऊपर कंसिस्ट करती है। मतलब हमारे एक्सेस पॉइंट्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, हमारा सर्वर गेटवे हो गया। उसके बाद BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी का इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी होता है दैट मूव्स टू बिटवीन 2 BSS। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डाटा ये कह लें, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो एक BSS से दूसरे BSS के दरमियान जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी। उसके बाद तीसरी आ जाती है ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी। ES ट्रांजिशन मोबिलिटी क्या होती है हमारी, एक ये हमारा पूरा ESS सिस्टम है, इस तरह का एक और ESS सिस्टम होगा, उस तरह का एक और ESS सिस्टम होगा, और इन तीनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारी होगी ESS मोबिलिटी। इसके बाद टॉपिक नंबर 209 हमारा आ गया मैक सब लेयर्स। ये मैक सब लेयर्स हमारी वायरलेस नेटवर्क में हम इनको डिस्कस करना है। मैक सब लेयर यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, DCF यानी कि द डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, और दूसरी होती है पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन यानी कि PCF। तो डायग्राम को देखें, मैं आपको यहाँ पे ज़बानी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। साथ ही हमारी जो DCF होती है ये क्या करती है, DCF विच एसेंशली शो दैट द स्टेशन विच आर यूजिंग मैक सर्वर। ठीक है, इसने मैक सर्विस यूज़ करनी होती है, और उसके बाद ये करती है दे नीड टू कम्पीट टू टेक ऑनरशिप। इसने ऑनरशिप हासिल करनी होती है LLC सब लेयर की, और ऑनरशिप हासिल करने के बाद ये क्या करती है, ये अपने डाटा को ट्रांसमिट करती है। लेकिन PCF के अंदर ये सारा सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर कोटेंशन फ्री सर्विस होती है। ये कोटेंशन सर्विस यानी कि जो ऊपर वाला जितना भी हमने केस डिस्कस किया है उसको ये बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करती। उसके बाद CSM में CA एंड NAV हमारा आ जाता है। NAV का मतलब होता है हमारा नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ये एक टाइप का टाइमर होता है। ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने एक ऊपर टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ सारी आपको डिस्कस करके बताई थी। सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा सोर्स A डेस्टिनेशन यानी कि नोड A B C एंड D, ये हमारा सोर्स है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। नेटवर्क के अंदर टोटल हमारे पास 4 नोड्स हैं। डाटा हमने सोर्स से डेस्टिनेशन को देना है, तो किस तरह देंगे, DISF। मतलब क्या होगा, DISF नहीं, यहाँ पे SIFS होगा, शॉर्ट इंटरफ्रेम सर्विस जो भी हो। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, परसिस्टेंस मेथड को यूज़ करेगा। सोर्स परसिस्टेंस मेथड को यूज़ करते हुए थोड़ा सा वेट करेगा लिंक के फ्री होने का। लिंक अगर फ्री है तो भी थोड़ा सा वेट करेगा। वेट करने के बाद RTS उसको सेंड करता है डेस्टिनेशन को, रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक है, RTS मिलने के बाद शॉर्ट इंटरफ्रेम सर्विस, इसका मतलब ये है कि आई थिंक मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ या अगर गलत बोल रहा हूँ तो इसको आपने कंसीडर नहीं करना गलत, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। SIFF मतलब ये कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो डेस्टिनेशन थोड़ा सा वेट करने के बाद उसको CTS सेंड करता है, यानी कि क्लियर टू सेंड। मतलब कि जो सर्वर है वो बिल्कुल क्लियर है, अब आप डाटा सेंड करें तो डाटा फिर वहाँ से थोड़ा सा वेट होगा, या वेट होने के बाद डाटा सेंड होगा। डाटा सेंड होने के बाद वापस उसको एक्नॉलेजमेंट जाएगी। सेम प्रोसेस हमने पीछे एक दफ़ा बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। अब कहते हैं जी CTS और NAV ये क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे क्यों यूज़ की हुई हैं। तो अब कह रहे हैं कि अगर इन केस हमारी ये जो CTS है, डाटा रिक्वेस्ट आने के बाद CTS हमारी फ़ेल हो जाती है, वापस नहीं जाती, तो CTS इस तरफ चली जाएगी। जब CTS इस तरफ चली जाएगी तो ये वेट करेगा। अगर इसके पास कोई डाटा सेंड करने के लिए नहीं है तो ये इसको NAV
देखेगा। मतलब ये नैव क्या है, ये एक टाइमर है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। तो ये टाइमर चलता रहेगा कुछ देर के लिए, टाइम वेट करेगा, वेट करने के बाद ये उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि भाई आपका क्या हो गया है, जो रिक्वेस्ट है, जो CTS है, वो वापस जाते हुए फेल हो गई है। आप क्या करें, दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें अपने डेस्टिनेशन को, हमारे पास आपका डाटा मौजूद नहीं है। ये कंसेप्ट था इसका सारा। और उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 210 आ गया है, फ्रेम फॉर्मेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, यानी कि PCF का हमारा जो फ्रेम फंक्शन होगा उसको हम किस तरह देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है थी FC, और उसके बाद D, उसके बाद हमारा एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, CS, एड्रेस 4 और फ्रेम बॉडी, उसके बाद FCS। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। FC का मतलब होता है हमारी फ्रेम की टाइप, यानी कि FC का जो पैकेट यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा बताता है कि हमारा फ्रेम किस टाइप का है, और इसकी जो कह लें कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होगी, और इसकी मेमोरी जो होती है ये 2 बाइट्स होती है। उसके बाद D आ जाता है हमारा फ्रेम। तो पैकेट D के अंदर क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ड्यूरेशन के रिलेटेड हो। अच्छा, उसके बाद एड्रेस आ जाते हैं 4 टाइप्स के। उसके बाद एक्चुअल डाटा हमारा आ जाता है, फ्रेम बॉडी आ जाती है, फ्रेम बॉडी के अंदर हमारा एक्चुअल डाटा होता है, और ये इसकी जो मेमोरी होती है, ये ऊपर मेमोरीज बाइट्स लिखे हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। और फ्रेम बॉडी की हमारी आ जाती है 0 से लेकर 2312 बाइट्स तक। उसके बाद FCS आ जाती है 4 बाइट्स। उसके बाद नीचे देखें FC के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये जो नीचे वाला आ जाता है प्रोटोकॉल वेरिएंट्स आ जाते हैं, टाइप्स आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं, टू DS, फ्रॉम DS, मोर फ्रैग, और ये सारे यहाँ पे इनके नीचे लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है, इनको पक्का कर लेना है। उसके बाद सब फील्ड्स इन FC फील्ड्स क्या होती हैं, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वर्जन्स लिखे हुए हैं, टाइप लिखे हुए हैं, सब टाइप, ये सारी चीज़ें, यानी कि और इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे यहाँ पे लिखी होती है, ये यहाँ से आपने इनको देख लेना है। उसके बाद फ्रेम टाइप्स आ जाती हैं हमारी। फ्रेम टाइप्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम, डाटा फ्रेम। सबसे पहले मैनेजमेंट फ्रेम क्या काम करते हैं जी। मैनेजमेंट फ्रेम इज़ यूज्ड फॉर इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सेस पॉइंट्स। हमारे पास कुछ एक्सेस पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो हमारी इब्तदाई कम्युनिकेशन होती है उनको एक्सेस करने के लिए हमारा मैनेजमेंट फ्रेम क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कंट्रोल फ्रेम। डाटा फ्रेम का तो आपको पता है कि इसके अंदर हमारा एक्चुअल डाटा होता है जो हमने सेंड करना होता है। कंट्रोल फ्रेम के अंदर क्या आ जाता है, कंट्रोल फ्रेम के अंदर हमारे पास FC, D, एड्रेस 1, एड्रेस 2, FC, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद नीचे वैल्यूज़ ऑफ सब फील्ड्स इन कंट्रोल फ्रेम्स। कंट्रोल फ्रेम्स की जो सब टाइप्स हैं 1011, ये क्या करती है, रिक्वेस्ट टू सेंड RTS, और 1100 क्लियर टू सेंड CTS, 1101 एक्नॉलेजमेंट एक। उसके बाद हमारी आ जाती हैं फिजिकल लेयर्स। ऑल फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्ट द इन्फेयर्ड ऑपरेट इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड विच डिफाइन 3 अनलेंस्ड बैंड्स इन 3 रेंज। 3 रेंज कौन सी है, ये 3 रेंज यहाँ पे लिखी हुई है फिजिकल लेयर्स की। उसके बाद स्पेसिफिकेशन इनकी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपने यहाँ से इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 211 हमारा आ गया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस when they are at a short distance from each other। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, लैंड टेक्नोलॉजी है, जो उसको हमने शॉर्ट रेंज के ऊपर पड़े हुए, यानी कि जो करीब करीब पड़े हुए जो वायरलेस बॉडीज़ हैं, हमारी वायरलेस नोड्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था। आ ब्लूटूथ लैन इज़ एन एड हॉक नेटवर्क। ये एक बेसिकली एक एड हॉक नेटवर्क ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। द डिवाइस सम टाइम कॉल्ड गैजेट्स फाइंड ईच अदर एंड मेक अ नेटवर्क कॉल्ड पिकोनेट। अब ये सम टाइम क्या होता है, जो डिवाइसेस एक दूसरे के करीब करीब होती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाती हैं, इसको हम पिकोनेट बोलते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर देखें, इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ब्लूटूथ डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इसके आर्किटेक्चर में 2 टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है पिकोनेट। इन दिस केस वी कैन हैव अप टू 8 एक्टिव डिवाइसेस इन अ सिंगल टाइम। one of them is a primary and 7 is a secondary।
एक टाइम में हमारे पास पिकोनेट के अंदर क्या होता है, एक टाइम में हमारे पास अप टू 8 एक्टिव डिवाइसेस होती हैं इन सेम टाइम। तो उनमें से एक हमारी एज ए प्राइमरी डिवाइस वर्क करती है और बाकी 7 जो होती हैं वो हमारी एज अ सेकेंडरी डिवाइस वर्क करती हैं। जो ये नीचे इसकी डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद दूसरी जो अगर हम बात करें इसकी आर्किटेक्चर के अंदर दूसरे नेटवर्क टाइप की, तो दूसरी होती है स्कैटर नेट। स्कैटर नेट क्या होता है, मल्टीपल पिकोनेट इज कनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड स्कैटर नेट। अब ये पिकोनेट है, इसके साथ अगर हम एक और पिकोनेट रख दें और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, जिस तरह हम दो लैंस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते थे, तो ये हमारी बन जाती है स्कैटर नेटवर्क। इसके नीचे डायग्राम देखें तो अब यहाँ पे एक की पॉइंट आपने याद रखना है कि पिकोनेट का एक सेकेंडरी डिवाइस एज ए प्राइमरी डिवाइस भी काम करेगी। यानी कि एक प्राइमरी डिवाइस तो ये है जो सब के साथ कनेक्ट होती है, सब के साथ वर्क करती है, लेकिन बाकी 7 में से क्या होगा, बाकी 7 में से भी एक डिवाइस ऐसी होगी जो एज अ प्राइमरी भी काम करेगी एक पिकोनेट के लिए, लेकिन वो दूसरे पिकोनेट के लिए एज अ सेकेंडरी डिवाइस काम करेगी। यानी कि यहाँ से वो डाटा लेगी, इंस्ट्रक्शंस लेगी और इनको आगे प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आज का हमारा चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है टॉपिक 12 ब्लूटूथ डिवाइसेस। अ ब्लूटूथ डिवाइस हैज़ अ बिल्ट इन शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर। इनके अंदर शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर बिल्ट इन किया जाता है। द करंट डाटा रेट इज़ 1 Mbps विद यूजिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। विदाउट नहीं, यहाँ पे लिखना विद है, विदाउट गलती से लिखा गया है, इसको मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ के साथ इसकी जो करंट रेट होगी, जो इसकी कम्युनिकेशन रेट होगी, वो होगी 1 Mbps। This means there is a possibility of interference between the IEEE 802.11 wireless LAN and Bluetooth LANs। इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान इंटरफेरेंस आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ लेयर्स के बारे में हम अगर थोड़ी सी डिस्कस करें तो ब्लूटूथ यूजेस सेवरल लेयर्स दैट डू नॉट एग्जैक्टली मैच दोज ऑफ द इंटरनेट मॉडल वी हैव डिफाइन इन दिस बुक। अच्छा, इस लाइन को छोड़ दें, अब हम इसको जो है ना वो करते हैं, थोड़ा सा लेयर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले देखें हमारी नीचे है रेडियो लेयर। तो रेडियो लेयर फिजिकल लेयर के हमारे जो ऐसे मॉडल के अंदर फिजिकल लेयर होती है ये उसके इक्विवेलेंट होती है, इसको आपने याद रख लेना है। उसके बाद बेस बैंड लेयर है, इसको छोड़ दें। उसके बाद L2 कैप लेयर आ जाती है। L2 कैप लेयर क्या होता है, L2 कैप का मतलब होता है L मतलब L2 से मुराद यहाँ पे ये है कि L टू टाइम्स है, LLCAP लेयर है एक्चुअल में यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या बनता है जी, इसका मतलब बनता है लॉजिक लिंक कंट्रोल अडेप्टेशन प्रोटोकॉल। और ये क्या चीज़ किस चीज़ के इक्वल होती है, ये हमारी डाटा लिंक लेयर के अंदर ये हमारी होती है LLC के इक्वल होती है। लिंक लेयर कंट्रोल ये जो भी होती है LLC जो हमारी लेयर हमने पढ़ी है ये उसके इक्विवेलेंट होती है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। तो इसके फंक्शंस में सबसे पहले आ जाती है जी मल्टीप्लेक्सिंग करती है डाटा की। उसके बाद सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन के बाद इसकी रीअसेंबलिंग होती है। रीअसेंबलिंग के बाद क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वगैरह ये सारे इसके काम आ जाते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं L2 पैक डाटा पैकेट फॉर्मेट। इसके डाटा पैकेट फॉर्मेट में देखें तो सबसे पहले लेंथ आ जाती है। अगर हम बाइट्स में बात करें लेंथ की तो 2 बाइट्स बनते हैं, और अगर बिट्स में बात करें तो 16 बिट्स बनते हैं। और इसी तरह डाटा एंड कंट्रोल ये हमारा टोटल, इसके ऊपर भी ये सारा डाटा लिखा हुआ है कितने बाइट्स हैं इसकी, तो ये चीज़ें आपने याद रख लेना है। उसके बाद सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं, सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन और मल्टी सेकेंडरी कम्युनिकेशन। सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक हमारी प्राइमरी डिवाइस होती है और एक हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर टाइम स्लॉट को 625 माइक्रो सेकेंड्स में, मतलब कि इतनी स्लॉट्स बनाते हैं। एक स्लॉट की जो ड्यूरेशन होती है वो 625 माइक्रो सेकेंड्स होती है। उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ आपने देखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो कर सकते हैं लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकते। सेम टाइम पे नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसकी टाइम स्लॉट्स बनानी होती हैं। अब जब प्राइमरी क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा सेकेंडरी के साथ, देन सेकेंडरी फिर अपना जो है वो कम्युनिकेट करेगा प्राइमरी के साथ। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा। उसके बाद अगर मल्टीपल सेकेंडरी कम्युनिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी स्टेशन एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें
एक से ज़्यादा होते हैं तो इसमें एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जब भी प्राइमरी जिस सेकेंडरी से कम्युनिकेट करेगा, बैक में वही सेकेंडरी उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। फर्स्ट केस में देखें कि प्राइमरी क्या सेकेंडरी 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और सेकेंडरी 2 ने उसका कोई आंसर नहीं दिया, सेकेंडरी 1 ने ही उसका आंसर दिया है दूसरी टाइम स्लॉट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्लॉट के अंदर फिर प्राइमरी क्या करती है, सेकेंडरी 2 के साथ कम्युनिकेट करती है। देन सेकेंडरी 1 कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बीच में चुप करके बैठा रहेगा और जो सेकेंडरी 2 है हमारा, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट देगा, या जो भी इसके साथ इसने कम्युनिकेशन करनी होती है वो करेगा। इसके बाद फ्रेम फॉर्मेट टाइप की बात कर लें तो ये सारा फ्रेम फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको गौर से देख लीजिएगा। इसके अंदर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। 72 बिट्स हैं, एक्सेस कोड है, उसके बाद हेडर है, हेडर के अंदर एड्रेस, टाइप्स, FES, HEC, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी मेमोरी वगैरह यहाँ पे लिखी है। ये सारी चीज़ें आपसे MCQs में भी पूछ सकता है, MCQs में भी पेपर में आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ तक था आज का हमारा चैप्टर नंबर 15। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, खुद भी देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जहाँ से समझ नहीं आई पूछिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।